आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद हर किसी को इस पल का इंतजार था कि आखिरकार कर्नाटक कैबिनेट मंत्रालय किस तरीके से सजाया जाएगा। जहां कर्नाटक में सीएम पद के उम्मीदवार सिद्धारमैया ने आज सीएम पद की शपथ ली है, तो वहीं अपने कैबिनेट मंत्रालय को भी शपथ सिद्धारमैया द्वारा दिलाई गई है। जहां इस कैबिनेट मंत्रालय में एक नाम ने हर किसी को चौंका दिया और इस नाम के सामने आने के बाद कई तरीके के सवाल जो हैं वो अपने आप खड़े कर दिए गए। जहां जमीर अहमद खान को कैबिनेट मंत्रालय में जगह दी गई। अब जमीर अहमद खान का नाम आने के बाद तीन सवाल जो हैं वो अहम बिंदुओं में सामने आने लगे। जहां पहला सवाल ये रखा गया कि जहां मुसलमानों ने अपना वादा कांग्रेस पार्टी के साथ निभाया, एक तरफा बहुमत देकर के कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनवा दी, तो यहां मंत्रालय में मुसलमानों की अनदेखी क्यों की गई? क्योंकि इस कर्नाटक चुनाव में दूसरा सवाल जो खड़ा किया गया जीतने के बाद कि 5 मंत्रालय जो हैं वो मुसलमानों को दिए जाने चाहिए और एक उप मुख्यमंत्री चाहिए, जिसके बाद अब लोग जमीर अहमद खान का नाम सामने आने के बाद कह रहे हैं कि मुसलमानों में इतनी काबिलियत नहीं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सके। पर यहां जो लोग काबिलियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं उनसे सीधा सवाल कि मुसलमानों की काबिलियत पर आप सवाल ना ही उठाएं तो उसे पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि मुसलमानों की काबिलियत की डर की वजह से इस तरीके के कदम जो हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां उठाती हुई दिखाई देती हैं। क्योंकि कई सारे सवाल जो हैं वो लोगों के सामने आते हैं। और अब तीसरा सवाल, कैबिनेट मंत्रालय सज गया, सीएम उम्मीदवार की शपथ ग्रहण समारोह हो गई। अब तीसरा सवाल यह है कि बजरंग दल पर बैन कब लगेगा। और दूसरा, जो डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दा बनाकर के उछाल रही थी कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म किया जाएगा, जो मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म किया गया है उसे बहाल कब किया जाएगा। मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए, जहां मुद्दों को भटका करके एक नए मुद्दे को जन्म देने की कोशिश की जा रही है। हिजाब पर प्रतिबंध कब हटेगा, जो हिजाब को लेकर के बवाल मचाया गया और जिस तरीके से मस्जिदों को देख करके तांडव कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के राज में मचाया गया है, उस चीजों को कब सीरियसली तरीके से काम करके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। किस तरीके से कैबिनेट मंत्रालय सजा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मुस्लिम समुदायों का भरपूर समर्थन जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला। जहां एक तो 36 सीटें जीती हैं और जिसमें 9 मुस्लिम विधायक जीते। कर्नाटक में मुसलमानों की कुल जनसंख्या 13% है, जिसके हिसाब से विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। जनसंख्या के हिसाब से कर्नाटक में 29 मुस्लिम विधायक जीतने चाहिए थे, लेकिन जीते सिर्फ 9 विधायक हैं। इस मामले से विस्तारपूर्ण बताते हुए एक आईपीएस अब्दुल रहमान का कहना है कि कर्नाटक में 29 मुस्लिम विधायक चाहिए थे, लेकिन जीते सिर्फ 9, जहां एससी एसटी के लिए सीटें आरक्षित है। और मुझे पूरा यकीन है कि लगभग 46% हिंदू ओबीसी भी यही प्रतिनिधित्व राज्य में नहीं होगा। क्या आप बता सकते हैं कि मुसलमानों के 20 और हिंदू ओबीसी की सीटें कौन सा समूह लेके गया है? अब्दुल रहमान आगे कहते हैं कि कर्नाटक में 9 मुस्लिम एमएलए विजय हुए, जो कुल सीटें 224 का 4% है। आबादी के हिसाब से राज्य में 29 मुस्लिम एमएलए होने चाहिए। इस तरह से डिप्यूटेशन 69% है। कांग्रेस ने सिर्फ 15 और जेडीएस ने 21 टिकट दिए थे। सवाल यह है कि जब उचित संख्या में टिकट नहीं मिलेगा तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व कैसे मुस्लिमों का बढ़ेगा? जहां समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है पोलराइजेशन और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व
आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मुख्य धारा की पार्टियों ने टिकट में आबादी के हिसाब से टिकट दिया ही नहीं, जिसका साफ तौर पर नतीजा हर विधानसभा और लोकसभा में दिखता है। टिकट देने में अन्याय होता है, अर्थात लोकतंत्र के पहले ही पायदान पर मुसलमानों के साथ अन्याय होता रहा है। जहां कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार का गठन हो गया, जहां शनिवार को बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण का आयोजन भी किया गया। इस दौरान मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली। इसी में जमीर अहमद खान के उन 8 विधायकों में से एक हैं जिन्होंने सिद्धारमैया कैबिनेट में मंत्रियों के रूप में शपथ ली है। वे सिद्धारमैया सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री भी हैं, जो कि 56 साल के जमीर अहमद खान ने बेंगलोर की चमराजापेट विधानसभा सीट में विशाल अंतर से जीत हासिल की है। वे लगातार 3 बार से यहां से विधायक भी हैं। हाल ही में हुए चुनावों में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार भास्कर राव को 53,000 मतों के अंतर से हरा दिया था। सिद्धारमैया के करीबियों में शुमार जमीर अहमद खान की राजनीतिक यात्रा भी जेडीएस से ही शुरू हुई थी। हालांकि जेडीएस से कांग्रेस में आने की उनकी कहानी सिद्धारमैया से थोड़ी अलग रही है। पहली बार वे 2005 के उपचुनाव में चमराजापेट से विधायक चुने गए। 2006 में एसडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में हज और वक्फ बोर्ड मंत्री बने। 2016 में जेडीएस ने जमीर अहमद खान को 7 अन्य विधायकों के साथ पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इन सभी ने राज्यसभा चुनावों में पार्टी के विहिप का उल्लंघन कर कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में वोट दिया था। इनमें से जमीर और अन्य 6 विधायकों ने 2018 के विधानसभा चुनावों के पहले कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, जिसके चलते 2018 के चुनाव में कांग्रेस जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई और एसडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने। तो एक बार फिर जमीर अहमद खान को उनकी कैबिनेट में जगह मिली। अंतर इतना था कि पिछली बार वे कुमारस्वामी की जेडीएस के विधायक थे, जबकि इस बार वे कांग्रेस के कोटे से मंत्री बने थे। जहां जमीर अहमद खान की गिनती कर्नाटक में बड़े मुस्लिम नेताओं में होती है, जहां 2005 से वे बेंगलोर की चमराजापेट सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। जमीर अहमद खान सिद्धारमैया से इनर सर्कल का महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं, जहां हाल ही में मुख्यमंत्री पद की दौड़ के दौरान जब सिद्धारमैया दिल्ली में थे, उस दौरान वे भी उनके साथ थे। 2018 के चुनाव में दिए हलफनामों में जमीर अहमद खान ने अपनी संपत्ति 22 करोड़ रुपए बताई थी। हालांकि उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति रखने का भी आरोप है। अगस्त 2022 में कर्नाटक के एंटी करप्शन ब्यूरो के ईडी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि खान के पास आय के स्रोतों से 87 करोड़ रुपए ज्यादा की संपत्ति है। जहां आय से अधिक संपत्ति मामले में वे ईडी के सामने पेश भी हुए थे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और जो लोग काबिलियत को लेकर के सवाल कर रहे हैं, जमीर अहमद खान का कर्नाटक की सियासत में कितना ऊंचा किरदार है, ये देश और दुनिया के सामने है।